अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा आपकी मुलाकात एक नए से नए डिपार्टमेंट के बंदे से कराई जाए। तो आज इसी सिलसिले में हम आ गए हैं पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिस्टर रिजवान अकरम शेरवानी के पास। अब इनसे बड़ी इंसाइटफुल किस्म की डिस्कशन होने वाली है, तो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। तो आइए आज की इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप भी अग्री करेंगे मेरे साथ कि जब भी एक्साइज का नाम लें तो किसी भी अगर आप लेमैन के पास जाएं, उससे जिक्र करें तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, कस्टम ड्यूटीज़, ये सब कुछ मतलब गाड़ियों से रिलेटेड ही उसके दिमाग में आएगा कि उसको लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का काम ही बस यही है, इतना लिमिटेड है, जबकि देयर इज अ लॉट मोर टू इट। तो आप सबसे पहले तो हम सबको बताएंगे एक्साइज डिपार्टमेंट में आता क्या क्या है। देखिए, जैसे आपने कहा है कि जब भी किसी से बात करें तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का नाम किसी ना किसी तरीके से उसके जहन में आता है। उसकी रीज़न ये है कि ये डिपार्टमेंट जो है, ये साइज में तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। इसके अंदर तकरीबन को 3200 के करीब लोग काम करते हैं, लेकिन ये वो डिपार्टमेंट है जो तकरीबन किसी भी सूबे में रहने वाले सिटीज़न हैं उनके साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। मसलन जिस बंदे के पास गाड़ी है, मोटर बाइक है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास आता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, टैक्स के लिए आता है। जो बंदा किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हो, उसका एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ वास्ता पड़ता है, क्योंकि वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। और इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं, वो हमारा एक तीसरा टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स, जो कि तमाम बिजनेसेस को कवर करता है। तो इस लिहाज से अगर बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उसका एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है वो राब्ता रहता है। अच्छा सर, तो फिर एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में और एफबीआर में क्या फ़र्क है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो उसके 3 दर्जे होते हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है ये तमाम जो 3 बड़े लेवल हैं गवर्नमेंट के, इसके अंदर जो इख्तियारात की तकसीम है उसको डिफाइन करता है और इनके फंक्शन डिफाइन करता है कि ये डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ काम करेंगे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एफबीआर जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, जो प्राइम एजेंसी है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट और भी बड़े सोर्सेस से टैक्स कलेक्ट करती है। इसी तरह जब आप सूबों के अंदर आ जाते हैं तो सूबे के अंदर 3 बड़ी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं। एक है एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और प्रोफेशनल टैक्स और कुछ और टैक्सेस हैं जो कलेक्ट करती है। उसके अलावा फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि जितनी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होती हैं उसके से रिलेटेड टैक्सेस जो है, ट्रांजैक्शनल टैक्सेस जिनको कहते हैं, वो कलेक्ट करती है। और तीसरा है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को लुक आफ्टर करती है। सो ये तीनों जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं जो कि प्रोविंशियल प्रोविंसेस को असाइन है। उसके अलावा फिर लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, और लोकल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादातर फीस होती हैं, स्मॉल बेस टैक्सेस होते हैं। जैसे कोई किसी जगह के ऊपर किसी लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ तो वो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है, साइन बोर्ड का टैक्स है। तो इस तरह से ये इख्तियारात की तकसीम है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएं कि नए बजट की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस में क्या चेंजेस आए हैं, नए टैक्सेस कितने हैं और इनकी कैलकुलेशन में किस तरह से तब्दीली आई है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बड़े अच्छे मौके पे किया है, क्योंकि हम एक पुराने सिस्टम से, जो कि 1958 से चल रहा था, उससे हम एक नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं तकरीबन 65 साल के बाद। और ये टैक्स है जो हम पहले कलेक्ट करते थे, वो प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू पे कलेक्ट करते थे। यानी कि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट रेंट नहीं, बट उसकी रेंटल वैल्यू जो है उसको असेस किया जाता था, उसके ऊपर 5% जो है वो हम एक रेट टैक्स का लगाते थे और वो कलेक्ट करते थे। अब हम 1 जनवरी 2025 से कैपिटल वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू असेस कर सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के स्टाफ के बगैर। जो रेंटल वैल्यू थी वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का स्टाफ ही करता था। किस तरह असेस करेंगे उनको? इस तरह करेंगे कि आपको अपने एरिया के अंदर पता होगा कि पर मरला प्रॉपर्टी का रेट क्या है। बिल्कुल। उस इलाके में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही होंगी वो सारी की सारी लोगों के नॉलेज में है, और वो इस तरह से नॉलेज में होती हैं 2-3 तरीके से। एक तो ये कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई अपने इर्द गिर्द किसी की प्रॉपर्टी बिकती देखी होगी तो आपको उसका लैंड वैल्यू जो होती है पर मरला वो पता है। तो अगर आपकी 10 मरला प्रॉपर्टी है और अगर आपकी जो 10 लाख रुपए वहाँ मरला है, तो 1 करोड़ पे आपकी लैंड की वैल्यू हो गई। और उसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसका एक रेट है 1200 रुपये पर स्क्वायर फिट, तो या 1400 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, तो ये आपकी कैपिटल वैल्यू बन गई।
अब इस कैपिटल वैल्यू का 0.07% जो है वो टैक्स रेट होगा, जो कि बहुत आसान है, बजाय उसके कि जो आपका रेंटल वैल्यू है, आपको पता ही नहीं कि इस इलाके में क्या वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की, रेंट क्या चल रहे हैं, वैल्यूएशन टेबल है, रेंटेड प्रॉपर्टी का और रेट है, ज़ाती इस्तेमाल की प्रॉपर्टी का और रेट है, मेन रोड का कुछ और रेट है, ऑफ रोड का कुछ और रेट है। सो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी से हमने निकाल के एक सिंपल फार्मूला, वैल्यू ऑफ द लैंड, वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट 0.07%, तो आपका टैक्स निकल आएगा। अच्छा, तो इससे एक सवाल मेरा ये बनता है कि सर आप मुझे बताएं कि इज देयर अ क्राइटेरिया कि एक सर्टेन साइज ऑफ लैंड के ऊपर से या नीचे से उन लोगों ने टैक्स देना है, या फिर अगर किसी का 3 मरले का घर भी है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, जो कैपिटल रेंटल वैल्यू पे ऊपर जब हम काम करते थे तो कुछ एरिया बेस्ड टैक्सेशन भी करते थे, जिसमें 5 मरले का रेट कुछ और होता था, 10 मरले का कुछ और होता था, और 5 मरले की कुछ प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट भी होती थी। मसलन ये कैटेगरी है वहाँ, जैसे गुलबर्ग है या मॉडल टाउन है, ऐसी पोस्ट लोकेलिटीज़ में ये 5 मरले का जो घर है वो टैक्सेबल है। बट कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो कि पॉश एरिया से बाहर होती हैं, वो 5 मरला एग्जम्प्ट भी हैं। जब हम वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर हम एरिया को कंसिडर नहीं करते, हम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। और ये इंसाफ पर मबनी निज़ाम है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपके पास एक 5 मरला का अपार्टमेंट है जिसकी मार्केट में वैल्यू 4 करोड़ है और वो इस वक्त एग्जम्प्ट है, तो उसकी बजाय हम ऐसे बंदे को एग्जम्प्ट कर रहे हैं कि जिसका 7 मरले का घर है और जिसके घर की वैल्यू जो है वो 1.5 करोड़। ऐसे कौन से लोग एग्जम्प्ट हैं इसमें से? जो कैपिटल वैल्यू में या रेंटल वैल्यू में? कैपिटल वैल्यू में जो नया सिस्टम। कैपिटल वैल्यू में हमने ये किया है कि जो 50 लाख रुपए 5 मिलियन से कम वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी वो एग्जम्प्ट होगी। अब आप ये देख लें कि वो वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो डीसी वैल्यूएशन टेबल के ऊपर बेस्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो सकता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि 50 लाख रुपया या उससे नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो आम तौर पे लोअर मिडिल क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसको एग्जम्प्ट करना भी बड़ा मुनासिब बात है। कि 50 लाख में आजकल कहाँ प्रॉपर्टी आती है? ये मैंने बताया था डीसी वैल्यू के ऊपर है, और ये कैपिटल वैल्यू जो उसकी होगी मार्केट के अंदर जो उसकी हो सकता है वो 1 करोड़ के करीब हो, पर डीसी वैल्यू के ऊपर हमने एक मॉडरेट एवरेज सारे इलाके के लिए होती है, इसलिए हम उसको 50 लाख कहते हैं। बट स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू 80-90 लाख रुपए होगी। डीसी वैल्यू का क्या क्राइटेरिया होता है फॉर ऑल द पीपल वाचिंग? डीसी वैल्यू असल में है क्या? डीसी वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक पूरी लोकेलिटी को पहले डिफाइन करते हैं कि यहाँ डीसी वैल्यूएशन रेट होंगे, वहाँ हर तरह की प्रॉपर्टीज़ होगी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पार्क के सामने भी होंगी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो कि बहुत ऑफ रोड या पीछे किसी मोहल्ले के अंदर होंगी। तो उस इलाके की जो लैंड की वैल्यू होती है वो एवरेज लैंड वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ 50,000 प्लॉट हैं तो एक प्लॉट की कीमत जो है वो 10 लाख रुपया मरला है और दूसरी 5 लाख रुपया मरला, तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो फिर बैलेंस्ड आ जाता है, उसके ऊपर एक एवरेज रेट आ जाता है। ठीक है, तो सर मुझे बताएं कि ये वैल्यू असेस करने के तरीके जो चेंज आया है, इसकी वजूहात क्या बनी और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा टैक्स कलेक्शन में? जी, इसकी वजूहात में नंबर 1 ये है कि जो पुराना फार्मूला था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपको अपना टैक्स खुद असेस करना नहीं आता। आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो आपको इतने फैक्टर्स जो है उनको कंसिडर करना बड़ा मुश्किल होता था। वो फैक्टर्स क्या है? मतलब प्रॉपर्टी रेंटेड है तो और रेट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो और रेट है। अगर प्रॉपर्टी जो है वो 15 साल पुरानी है तो और रेट है, अगर 10 साल पुरानी तो और रेट, मेन रोड के ऊपर है तो और रेट है, ऑफ रोड है तो उसका और रेट है। अच्छा, उसके अलावा फिर और भी कई इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मसलन आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया 5 मरला का, तो 1 कनाल के ऊपर और रेट है, 10 मरला के ऊपर और रेट है, 7 मरला के ऊपर और रेट है। तो इतने रेट जो है वो किसी एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो सारे फैक्टर्स को लेके कंसिडर करे, अपनी प्रॉपर्टी की खुद असेसमेंट कर सके। तो ये बड़ी बुनियादी बात थी जिसकी वजह से हम कैपिटल वैल्यू पे शिफ्ट हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, लैंड और स्ट्रक्चर। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के जानिब, जो सबसे ज़्यादा लोगों को लगता भी है कि एक्साइज का सारा लेना देना इसी से है। गाड़ियों पे आते हैं सर, नंबर प्लेट्स, टोकन टैक्स वगैरह। तो आप मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से नंबर प्लेट्स इशू होती हैं उनमें और जो बाहर से नंबर प्लेट्स मिलती हैं, गैर नमूना, ये वो बड़ी ज़्यादा टर्म्स हैं, उनमें और उनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 2006 से जो गाड़ियाँ रजिस्टर करता था उनको सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट खुद इशू करता था डिपार्टमेंट, और वो लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद उनको मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फीचर जो लोगों को कुछ हमारे लिटिगेशन के इश्यूज थे तो लोगों को उसमें सप्लाई के अंदर तअत्तुल थोड़ा सा आ गया। तो तब ये गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि जो मार्केट के अंदर हम फीचर जो गवर्नमेंट प्लेट के रिक्वायर्ड हैं वो नोटिफाई कर दें,
और मार्केट के अंदर एक रेगुलेशन लेके आए कि सिर्फ जो ख़ास गवर्नमेंट का नमूना, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नमूना नंबर प्लेट हैं, वो सिर्फ बनाने वाले हों। वो 5 या 6-7 लोग होंगे। जब आप गाड़ी रजिस्टर कराएं तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट को पैसे दें और फिर वो घर में बैठ के उसका इंतज़ार करें कि आपको 6 महीने या 2 महीने या 2 हफ्ते के बाद प्लेट मिलेगी, 2.5 साल हो गए कई लोग ऐसे। तो हमने ये फैसला किया कि अब आप सीधे गाड़ी के रजिस्टर कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 5 मिनट के बाद जाके आप अपनी जहाँ भी आप चाहें, जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिले, आप अपनी नंबर प्लेट बनवा लें। सिक्योरिटी फीचर्स में तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है उससे। नहीं, हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तमाम जितने भी मैंने अब हम जो नया सिस्टम है उसके मुताबिक हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। कर दिया हमने, ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो गया हुआ है, बट उसकी इन्फोर्समेंट के जब हम करेंगे की बात करें, उसका मतलब ये कि हम उनको इन्फोर्स करेंगे। जो नंबर प्लेट है वो एल्यूमिनियम की बनी होगी। नंबर 2, उसके ऊपर जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होगी। नंबर 3, वो एम्बॉस्ड होगी और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा और वाइट बैकग्राउंड होगी। ये 3 बुनियादी बातें हैं। इसके ऊपर हमने रेगुलेशन जो है नोटिफिकेशन भी कर दिया है। तो जो ये ऐसी नंबर प्लेटें बनाएंगे वही लोग मार्केट के अंदर बेचने की उनको अथॉरिटी होगी। उसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो इन नमूना से हट के नंबर प्लेट बनाएंगे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे। सर मेरी एग्जांपल ले लें, मुझे 2.5 साल हो गए, अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली मुझे एक्साइज की तरफ से ना। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि अब आप लोग मार्केट को ही रेगुलेट करेंगे तो ताकि जो आप हम लोगों को मार्केट से नंबर प्लेट्स मिल रही हैं वही एज पर द स्टैंडर्ड हो, सही है, सारे फीचर्स उसमें हो। तो अब हमें सिर्फ मार्केट से ही मिलेंगी या एक्साइज वाले भी सप्लाई करेंगे? जैसे जो लोग वेट करें उनको एक्साइज वालों से मिलेंगी या नहीं? जी, आपने जो सवाल किया इससे सिलसिले में एक इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि अप्रैल 2024 से हमने गाड़ियों के लोगों से नंबर प्लेट्स के पैसे वसूल करना बंद कर दिए हैं। ठीक है। इससे पहले जितने भी लोगों ने पेमेंट किया उनको यह नंबर प्लेट हम दे रहे हैं, उनको दोबारा नंबर प्लेट मार्केट से मुझे मिलेगी जी, और उसकी प्रोडक्शन भी शुरू होगी। तो आपकी जो प्लेट है वो आपको अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। मैसिवली इसकी प्रोडक्शन हो रही है और तमाम बैकलॉग जिन लोगों ने पेमेंट की हुई है उनका क्लियर हो जाएगा। हम उस जो कानूनी जिसके अंदर हमारा जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुकी हुई थी हम उससे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी ये नंबर प्लेट मिल जाएगी। और आपके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने पेमेंट कर दी हुई अपनी रसीद से चेक करें, अगर उन्होंने पेमेंट की हुई है नंबर प्लेट की तो उनको नंबर प्लेट उनके घर में डिलीवर होगी। और बाकी लोग जब ये मार्केट रेगुलेट हो जाएगी वो मार्केट से जाके एज पर द स्टैंडर्ड वाली नंबर प्लेट्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अप्रैल 2024 के बाद हमने इन लोगों से पैसे नहीं लिए, अब वो जाके मार्केट में लें, लेकिन सिर्फ ये देखें कि वो जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। ये प्लेट के अंदर ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो ये प्लेटें फुलफिल करती होंगी, जिनको नमूना एक दफा फिर से बता दें 3 फीचर्स। एक तो एल्यूमिनियम की नंबर प्लेट होनी चाहिए, लोहे की नहीं होगी क्योंकि उसको जंग लग जाएगा। दूसरा, उसके ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको पता है नवंबर दिसंबर में फॉग होती है तो ये नंबर प्लेट, लोगों ने कपड़े पहने होते हैं डार्क कलर के, तो नंबर प्लेट वाहिद सम टाइम होता है आपकी गाड़ी की पीछे मोटर बाइक की आप लाइट भी कई दफा फ्यूज होती है, तो ये चमकती नंबर प्लेट जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। तो एक तो दूसरी नंबर पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होनी चाहिए और तीसरा सफेद बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर जो उसके डिजिट्स हैं वो लिखे होने चाहिए और उसकी मोटाई वही होनी चाहिए जो आपने देखते हैं नंबर प्लेट। वो हम अखबारों के अंदर अभी से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे कि वो नंबर प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये वो 3 बेसिक पैरामीटर हैं जिसके ऊपर आपने नंबर प्लेट खरीदनी है ताकि आप गैर नमूना नंबर प्लेट से बचें। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई गैर नमूना नंबर प्लेट बना रहा है जिसमें टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ लिखे हुए हैं या अपना नाम लिखा हुआ है या किसी की तस्वीर बनाई हुई है, वो हमें बताएं, उसके ऊपर हम FIR करवाएं। ठीक है सर, चलें देखते हैं कितनी देर में मार्केट रेगुलेट होती है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि टोकन टैक्स की बात करते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें ना तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियाँ वो गवर्नमेंट की हैं। तो आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट का ये हाल है तो आम आवाम कैसे मोटिवेट होगी कि हम टैक्स दें? देखिए, टोकन तो हमने पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन कर दिया हुआ है, तो अब लोग हमारे ऑफिस के अंदर पेमेंट करने के लिए नहीं आते। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड होता है, आपके पास एक बैंक होता है जिसके अंदर आप बटन दबाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। तो हमने ये एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया हुआ है कि हम ये जो मैनुअल कलेक्शन है बंद करेंगे। इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम आते थे, लोग इसके अंदर फेक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती थी, फेक रसीद सर्कुलेट होती थी। तो चूंकि ये हमने सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हुआ तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर ऑनलाइन पेमेंट का कोई उन्होंने सिस्टम डिफाइन नहीं किया। अब हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी आप अपने हमारे ऑफिस में लेके आ जाएं,
हम वहाँ से बैंक के थ्रू एक PSID कोड जनरेट करके आपकी गाड़ियों की पेमेंट फैसिलिटेट कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये परसेप्शन अब ज़्यादा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको तकरीबन 80% गवर्नमेंट की व्हीकल्स क्लियर मिलेंगी। 20% का इशू ऑनलाइन पेमेंट का ही है, वो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगेन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे कहूँगा कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर पेमेंट का इशू है, हमारे ऑफिस में लेके आएँ, हम PSID कोड जनरेट करवा के इंस्टेंटली उसकी पेमेंट करवाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक और मसले की बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बायोमेट्रिक स्किप करके कोई 2000 लोग थे जिनको अपनी गाड़ी की ओनरशिप मालकियत से मरहूम कर दिया गया। तो मुझे बताएं ये सारा मामला क्या था और क्या इसका हल निकला अभी तक? देखिए, बायोमेट्रिक तो एक गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन थी, कोई 1.5-2 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग गाड़ियाँ किसी और के नाम पे भी रजिस्टर करवाते थे टैक्स से बचने के लिए। तो अब ये कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी जो है वो बगैर बायोमेट्रिक के रजिस्टर होती है। ये जो आपने केस पॉइंट आउट किए हैं, ये ऐसी गाड़ियों के बारे में थे जो कि बहुत पुरानी लोगों के पास थी, लोगों ने उनको ट्रांसफ़र नहीं करवाया और उन्होंने हमारे जो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, उनके ऑफिस के अंदर किसी लोग ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग नहीं थे बट उनके ऑफिस के अंदर के कुछ लोग थे जिन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया। इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने केस रजिस्टर करवा दिया है, वो नैब के पास केस चला गया हुआ है। एक ही बंदा सिर्फ उसके अंदर इन्वॉल्व था, क्रिमिनल केस उसके अंदर रजिस्टर हो गया। हमने उनको सारे के सारे केसेस को रिवर्स कर दिया है, तो किसी भी ओनर का राइट जो है उससे डिप्राइव नहीं हुआ। बट जो फ्रॉड इसके अंदर हुआ था उसमें जो एक बंदा इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो जो जो लोग इसमें विक्टिम थे उनको सबको ओनरशिप मिल चुकी हुई है कि हाँ जी, किसी बंदे के साथ कोई बंदा, आप वो जो आप जिन केसेस का आपने पॉइंट आउट किया, फौरी तौर पे हमने सारे केस रिवर्स किए। एक भी अब हमारे पास केस ऐसा पेंडिंग नहीं जिसके अंदर कोई बंदा हमारे पास ये ग्रीवेंस लेके आया होगा कि ये गाड़ी मेरी किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर होगी जिसको मैं नहीं करना चाहता। सो इट्स बीन टोटली रिजॉल्व। तो इसको मैटर को फिलहाल हमने उस तरह से रिजॉल्व कर लिया। बाकी क्रिमिनल केस जो है वो उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी, उसको सजा होगी बंदे की, तो ये अल्टीमेटली कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा केस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि बड़े ज़्यादा ऐसे केसेस भी आते हैं सामने के लोग यहाँ से किसी पुरानी ऑक्शन गाड़ी का या कोई भी मिसाल ले लें, उसका चेसी पकड़ लेते हैं, उसको फिर नॉर्दर्न एरियाज में ले जाके सवात वगैरह इधर उधर उसको सारे असेंबल करवा के मॉडिफिकेशन की जद में उसको लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई 1.5 करोड़ की गाड़ी उनको 20-30 लाख में मिल जाती है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? देखिए, ये तो बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स की परव्यू के अंदर आती है ये चीज़। कस्टम के डिपार्टमेंट के अंडर वो गाड़ियां आती हैं जो यहाँ से चेसेस आपने बताया उठा के ले जाते हैं और किसी स्मगल्ड गाड़ी को के अंदर वो सारे पार्ट्स उसके असेंबल करके ले आते हैं। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के परव्यू में नहीं आता, बस कस्टम डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है और वो पकड़ते रहते हैं ऐसी गाड़ियाँ। कस्टम का एक इंटेलिजेंस विंग है जो अक्सर हमारे साथ, हमारा डेटा उनके साथ बिल्कुल शेयर्ड है। सड़क पर वो गाड़ी जाती देखते हैं, इंस्टेंटली वो अपनी गाड़ी के क्रेडेंशियल्स चेक कर लेते हैं और ऐसी गाड़ियाँ पकड़ते रहते हैं। बट ये एक आपको पता है कि इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस है, चलता रहता है, लोग लेके आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर लोग लेके आ जाते हैं। पर दूसरी गाड़ियाँ वो हैं जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर ये किया, ऐसी गाड़ियाँ भी क्रिमिनल ऑफेंस और ये पुलिस पकड़ती है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर ऐसी गाड़ियाँ बेशुमार, अगर आप थानों के अंदर जाएँ आपको ऐसी टेम्पर्ड गाड़ियाँ मिलती हैं जो कि लोगों ने रोड के ऊपर ही पकड़ी हुई हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ, हमारे डेटाबेस को यूज़ करके। तो मैं आपको फाइनल मैसेज ये दूंगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटाबेस इतना अच्छा है कि इस डेटाबेस के बुनियाद के ऊपर आप फौरी तौर पर गाड़ी का कलर भी चेक कर सकते हैं, मॉडल भी चेक कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2010 की गाड़ी के ऊपर 2020 की कैसे बॉडी लेके कोई चल रहा है। तो फौरी तौर तो हमारे डेटाबेस की वजह से ही कस्टम वाले और पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऐसी गाड़ियों को पकड़ रहा है। इसी से एक और सवाल मेरा उठता है, वो ये है कि टोकन टैक्स जो है वो इंजन साइज पर लगता है, ठीक है, कितने सीसी की गाड़ी उस पर उतना सर्टेन अमाउंट टैक्स लगेगा। अब कोई छोटी गाड़ी ले ले फॉर एग्जांपल, अब उसमें इंजन स्वैप करके कोई बड़ा इंजन लगा दे, तो फिर उस पर जो पुराना इंजन साइज था उस लिहाज से टोकन टैक्स लगेगा या जो नए इंजन है उस लिहाज से? ये हमने अभी 1 जुलाई 2024 से सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब हम टोकन टैक्स जो है गाड़ी की वैल्यू के मुताबिक लेंगे, इंजन के मुताबिक नहीं लेंगे। अब इसका मतलब यही है कि अगर जो गाड़ियां आज की डेट में रजिस्टर होंगी और अगर एक गाड़ी की कीमत आज की डेट में 1 करोड़ है जी, तो उसके मुकाबले में जो गाड़ी जब रजिस्टर हुई थी आज से 10 साल पुराना मॉडल 50 लाख का, तो 50 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है उसके मुताबिक टैक्स देगी और जो 1 करोड़ वाली गाड़ी है उसके मुताबिक देगी। अब उसमें इंजन चेंज होना जो है वो मैटर नहीं करता। अब आप सोली बेस्ड ऑन द कार्स वैल्यू उससे टोकन टैक्स आप असेस करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली कराची में ऑक्शन हुई है, 10 करोड़ की नंबर प्लेट गई है, मल्टीपल नंबर प्लेट्स की ऑक्शन हुई है।
तो आप मुझे बताएं कि ये ऑक्शन का पर्पस क्या होता है, जो ऑक्शन से पैसा आ जाता है वो किधर जाता है? देखिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इसके ऊपर चल रही है आजकल। लोग कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर जो है इतनी गुर्बत भी है, खाने पीने के पैसे नहीं है, वहाँ 10 करोड़ का एक नंबर प्लेट ली जा रही है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए ये पैसे गवर्नमेंट की किटी में आ रहे हैं। जो नंबर बेचे हैं हमने या एक्साइज एंड टैक्सेशन जहाँ भी बेचे हैं, ये गवर्नमेंट के खजाने में आ रहे हैं और इन्हीं पैसों से ही फिर हॉस्पिटल में भी जाएंगे, इन्हीं पैसों से जो है सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर होगा। अच्छा, अब ये किस हद तक जायज़ है? अगर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो ये बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं कि ऐसा नंबर खरीद रहे हैं, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उनको एक नंबर, डिस्प्ले नंबर जो है वो बेच रहा है, तो जो उसके पैसे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में आएंगे और उसका कोई मसरफ नहीं है। जब वो एक दफ़ा ख़जाने में आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि उस पैसे को कहाँ खर्च करती है। हेल्थ पे खर्च करती है, सीवरेज पे खर्च करती है, आगे सैनिटेशन पे खर्च करती है। सो ये बी सेटिस्फाइड के पैसे ज़ाया नहीं जाते हैं। तो इस पंजाब में कुछ ऐसा होगा? पंजाब में हम वैनिटी नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यकम अगस्त तक इंशाल्लाह हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकेंगे और आप अपनी चॉइस का कॉम्बिनेशन ले सकेंगे और अपनी चॉइस के डिज़ाइन भी ले सकेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होगा कि वो सेफ सिटी के कैमरों के साथ रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। और वो नेकेड आई के साथ भी रीडेबल होना चाहिए। ये ना हो कि कोई नंबर प्लेट लेके जा रहा और हमें पता ही नहीं चले कि ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो हम उसकी विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के बाद वैनिटी प्लेट को इशू करेंगे। तो रेवेन्यू ज़रूर है बट सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। चलें सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक और बताएं, जब आपने जिक्र किया जैसे कि सोशल मीडिया पे बड़ा ये ट्रेंड कर रहा था 10 करोड़ की नंबर प्लेट की, वो इतना ज़्यादा पैसा, भाई क्या बात है। तो बड़े ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि कमेंट्स किए हुए थे कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्या हम इसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं? जो कोई भी ये खरीद रहा है नंबर प्लेट, क्या वो उसको बाद में ऑक्शन ऑफ कर सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। ये ट्रांसफरेबल प्लेट होती है और उसकी ट्रांसफ़र की फ़ी भी है। तो ये गवर्नमेंट के पास एक दफ़ा रेवेन्यू जो है आया प्लेट बेचने के बाद, इसी तरह से कल को ट्रांसफ़र के ऊपर भी इसके ऊपर हम रेवेन्यू कमाएंगे। सो ये चॉइस के ऊपर है, ये किसी के ऊपर ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप ये ज़रूर प्लेट लें। तो जो ऐसी जो ले सकता है, जो ले सकता है, तो जो ऐसी चीज़ है जो आपकी चॉइस के ऊपर है, उसको ना जालमाना कहना चाहिए ना गैर मुनसिफाना कहना चाहिए। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो भी हमें नई नंबर प्लेट्स का बताया, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और देखते हैं कि कैसा जाता है। बाकी अब आखिरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, बड़े ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो गाड़ियाँ बेच देते हैं लेकिन उनको उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते। कई सालों से हैं, अब उन्होंने गाड़ियाँ बेची हुई हैं लेकिन नाम उनके ही है, कोई और गाड़ी चला रहा है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है उस गाड़ी में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जो भी हो आके उन लोगों को ही पकड़ना है। तो अगर कोई लेट्स से कि आप किसी को ख्याल आता है कि भाई मैंने इतने साल हो गए गाड़ी बेचे हुए, लेकिन अब मैं ज़रा होश के नाखून लूँ, मैं ज़रा इसको अपने नाम से मैं ट्रांसफ़र कर दूँ दूसरे बंदे पे, तो वो क्या कर सकते हैं? ये तो देखिए जी, जो आप बता रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम होता था जब हमारे बायोमेट्रिक नहीं होता था। बायोमेट्रिक से पहले एक ओपन लेटर बड़ा लफ्ज़ सुना जाता था, ये ओपन लेटर पे गाड़ी बिक थी। और ओपन लेटर का मतलब ये है कि सारी उम्र आप ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कोई नहीं पकड़ता। बट अब ये जो है बायोमेट्रिक का सिस्टम ये है कि जो सेलर है वो जैसी गाड़ी बेचता है तो आप अपना बायोमेट्रिक दे देता है हमारे ऑफिस में आके, जी मैंने गाड़ी बेच दी है, और वो आपका बता देगा। और आपने 1 महीने के अंदर अंदर उसको गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है। अगर नहीं करेंगे तो बायोमेट्रिक कैंसिल हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि गाड़ी वो डेटाबेस के अंदर से सस्पेंड हो जाएगी। अच्छा, सेलर ने बायर के साथ आना है या सेलर अकेला आके भी कर सकता है और आगे वो बायर का मसला? दोनों अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग आ सकते हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन से कर सकते हैं। मतलब आप सेलर हैं और आपने गाड़ी रावलपिंडी के किसी बंदे को बेची तो आप यहाँ बायोमेट्रिक देंगे, जो परचेजर है वो पिंडी में जाकर बायोमेट्रिक देगा। ना सिर्फ ये, अगर वो चाहे तो कराची में भी बायोमेट्रिक दे सकता है। और अगर सर ये जैसे मैंने कहा थोड़ी पुरानी बात होगी, कोई 2-3 साल हो गए गाड़ी बेचे हुए, फिर उसमें फिर ये है कि सेलर जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सेलर। और अगर किसी भी वजह से सेलर नहीं अवेलेबल है तो फिर उसका बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जो कि मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि उस प्रोसीजर के ऊपर ना जाएं, वरना आपके पसीने निकल जाएंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो बेहतर है कि जैसे ही खरीदे फ़ौरन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन सर अब तो हो गया ना, अब तो बेची हुई 2-3 साल हो गए। हाँ, तो उनके लिए क्या हल है? उनके लिए प्रोसीजर है कि फिर वो हमें एक एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र मैंने ख़रीदी थी, मैं किसी वजह से ट्रांसफ़र नहीं करवा सका। फिर हम उसका जो पुराना ओनर है उसको नोटिस देंगे, नोटिस से उसे वेरीफाई करेंगे कि जी आपने बेची है, और अगर वो अवेलेबल है तो बायोमेट्रिक देगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें कम से कम 3 नोटिस देने पड़ेंगे। 3 नोटिस के बाद हम देखेंगे कि अगर वो नहीं आया फिर एक पब्लिक नोटिस देंगे, पब्लिक नोटिस के बाद फिर ट्रांसफ़र करेंगे। इट्स अ वेरी हेफ्टी प्रोसेस। हाँ, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब आपने ये बायोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस कराए हुए भी 2 साल हो गए,
तो 2 साल के अंदर भी अगर आपने गाड़ी ट्रांसफर नहीं करी, तो आप पे जबकि हमने इसके अंदर बड़ी दफा लोगों को एक्सटेंशन दी है इसमें कि आप अपने पुराने जो ट्रांसफर लेटर उस पर ट्रांसफर करवा लें, तो अगर 2 साल में भी नहीं करवाया तो उसके साथ तो आप चाय तो नहीं पिलाई जा सकती उसका, बताएं। बिल्कुल सही बात है सर, आई वुड 100% एग्री विद यू। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। बड़ा मजा आया आपसे डिस्कशन करके, बड़ी एक हेल्दी सी कैजुअल सी डिस्कशन थी हमारी, और आई होप सबको सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए भी बस इतना ही, जैसे कि सर ने कहा जब भी यार गाड़ियां बेच रहे हो तो टाइमली ट्रांसफर कर दो, क्योंकि बाद में जैसे कि इन्होंने बताया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने वाला है। बाकी आपको पता क्या करना है, लगे रहना है, डटे रहना है और देखते रहना है समा मनी विद गजाल।